So good evening, sir. Welcome to IS Help Desk, and thank you for taking out time for us. I will request you to introduce yourself. Good evening, everyone. I am Arun Kumar Gupta. I am an officer of 2010 batch of Indian Revenue Service, Customs and Central Excise. Now it becomes GST. And my optionals are Hindi literature and philosophy. And here is my colleague, Mr. Pramod Sharon. He is an officer of 2015 batch, and we are working together in the same organization, that is DG Systems. So right now we are looking after the automation work of Central Board of Indirect Taxes and Customs. So now I will request Pramod. शुरुआत मैंने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री रहे हैं पहले 3 अटेम्प्ट्स में जब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, और बाद के 3 अटेम्प्ट्स मैंने हिस्ट्री से दिए हैं। थैंक यू। आप अपने ऑप्शनल के बारे में बताएं कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे करी थी, या बेसिक स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। आपका जैसे हिंदी लिटरेचर है तो बेसिक स्टार्टिंग कौन सी बुक्स मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या कैसे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, और आपका हिस्ट्री जैसे था तो हिस्ट्री में कैसे करना चाहिए। हिस्ट्री तो प्रमोद बताएंगे, लेकिन हिंदी लिटरेचर को स्टार्ट करना बहुत आसान है। बहुत इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग किसी और सब्जेक्ट की नहीं हो सकती है। आपको घर में बैठ के आराम से नोवेल पढ़ना है, आराम से शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है, तो इससे अच्छी शुरुआत आपको कहाँ मिलेगी। तो हिंदी लिटरेचर जब भी आप पढ़ना शुरू करें, मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि बिना कुछ करे एकदम फ्री मन से उन किताबों को आराम से बैठ के पढ़िए। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। कम से कम एक बार आप उनको उनकी स्पिरिट के साथ पढ़िए, है ना। कि उसमें 2 ही चीजें हो सकती हैं आपके दिमाग में, कि जो राइटर है उसने ऐसा क्यों लिखा, और उसने जो भी लिखा आपने उसको क्या समझा। और तीसरी बात आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैं वही समझ पाया जो उसने लिखा, या उसके लिखने में और मेरे सोचने में कुछ डिफरेंस है, या आपके मन में उस लिटरेचर को लेकर कुछ और आइडियाज भी है। इनको पेन डाउन जरूर करिए। देखिए, लिटरेचर में मैं स्पेशली इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी बात सेकंड पेपर की है। सेकंड पेपर में सारे के सारे जितने भी नोवेल हैं और स्टोरीज है या पोएम्स है, कविताएं हैं, उनकी व्याख्या आपको लिखनी होती है, उनके आंसर लिखने होते हैं। तो इसलिए आप उन किताबों को, जो मूल किताबें, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और उनको एक बार अपने तरह से अगर गोदान की मैं बात करूं तो करीब 250-300 पेज का वो उपन्यास है, उसको आप 30 पेज में, 40 पेज में खुद एक बार लिख के देखिए कि आपने क्या समझा। ये एक्सरसाइज अगर आपने एक बार कर लिया, मैं समझता हूं आप गोदान के किसी प्रश्न में कभी फंसोगे नहीं। और ये सबके साथ आपको करना चाहिए। मतलब कोई और आलोचक ने क्या कहा है वो अपने जगह होगा, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपकी अपनी आलोचना उस पुस्तक की आप एक बार जरूर करिए। 40 पेज नहीं लिखना है, 20 पेज में करिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना उस पूरे साहित्य के बारे में आपकी अपनी एक सोच और समझ होनी चाहिए। उससे होगा क्या कि देखिए, जब तक हमारा अपना नॉलेज किसी चीज के बारे में नहीं हो पाता है, जब तक हमारे लिए कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है ना। पहली भाषा जो हम सीखते हैं कोई भी, वो हम सीखते हैं अपने वातावरण से, और दूसरी भाषा आपको सीखने के लिए आप अपनी पहली भाषा की मदद लिए बिना नहीं सीख सकते हैं। ये मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, मतलब भाषा का विज्ञान बता रहा हूँ, कि अगर आपने जो पहली भाषा सीखी है वो आप अपने वातावरण से सीखते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं। दूसरी भाषा सीखने के लिए आपको पहली भाषा से रेफरेंस लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ आपको कि जो आपका पहला नॉलेज है किसी भी उपन्यास का, या किसी भी कहानी की किताब का, या किसी भी कामायनी कविता की किताब का, वो पहला जो आइडिया होना चाहिए वो आपका अपना होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। उसको किसी और की उस पर छाप नहीं पड़ना चाहिए कि नंद किशोर नवल ने क्या कहा, आचार्य द्विवेदी ने उसके बारे में क्या कहा, आचार्य शुक्ल ने उसके बारे में क्या कहा, किसी ने कुछ भी कहा हो। पहले आप ये बताइए कि आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जब आपकी अपनी एक आइडिया उस किताब के बारे में, पुस्तक के बारे में बन जाएगा, तो आप उसको कंपेयर करना आसान हो जाएगा, और तब शायद आप समझ पाएंगे कि जो अलग अलग आलोचनाएं इसकी हो रही हैं, इनका जो 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 अलग अलग समझ बन रही है, उसका कारण क्या है।
लेकिन उसके लिए आपको एक अपनी समझ बनानी पड़ेगी। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि हिंदी पढ़ने का सबसे सरल तरीका है कि आप दूसरों की समझ के बारे में जानने के पहले अपनी समझ बनाइए उसके बारे में। ये बात हो गई सेकंड पेपर। अब हम आते हैं फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के भी दो पार्ट हैं, एक भाषा का पार्ट है और एक है जो हिंदी साहित्य के इतिहास का पार्ट है। तो हिंदी भाषा का इतिहास मैं उसको बोलता हूँ और हिंदी साहित्य का इतिहास बोलता हूँ। तो जो हिंदी भाषा का इतिहास है, उस भाषा के इतिहास में आपको संस्कृत से लेकर देखना पड़ेगा कि हिंदी तक हम कैसे पहुंचे, और जब हिंदी में एक बार बनना शुरू हो गई अपभ्रंश के बाद, तो वो भारत के अलग अलग जगह में कैसे कैसे विकसित हुई। जब 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 जहां जहां जैसे जैसे विकसित हुई, तब तब वहां वहां किन किन कवियों ने, किन किन लेखकों ने अपना उसमें योगदान दिया। तो आप उसको हमेशा ऐसे पढ़िए। देखिए, कोई भी रचनाकार हिंदी के उत्तर लिखने में आपको ये हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि वो रचना कब लिखी गई। उससे क्या होता है, उससे आपको आंसर लिखने में ये कम से कम पता होता है, और हर समय के कुछ ना कुछ बेसिक बातें होती हैं कि इस समय में अगर साहित्य लिखा गया है तो उसमें ये बातें कॉमन हो। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसके बारे में आपको बहुत अंदाजा नहीं है, तो भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन बातों का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पूरे दौर में थी। तो आजादी के पहले का इतिहास एक तरह का है, आजादी के बाद का इतिहास दूसरे तरह का है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आजादी के बाद के दौर में क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या उस समय की विशेषताएं थी, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो हिंदी के आंसर लिखते समय हमेशा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो दौर कौन सा था और उस दौर की अपनी समस्याएं क्या थी। वो उस दौर में लिखे गए लगभग सभी साहित्य में कॉमन मिलेगी, है ना। दूसरी बात है कि साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य इतिहास हम दो भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक होता है गद्य साहित्य, एक होता है पद्य साहित्य। जो गद्य साहित्य है वो तो मोटे तौर पे हिंदी में गद्य लेखन की शुरुआत बहुत बाद में हुई, जो 1850 के बाद शुरू हुआ। पद्य साहित्य हिंदी में शुरू से लिखा जाता रहा है 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी से। तो जो पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य में बेसिकली हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा जब बनी तो सबसे पहले उसमें कविताएं लिखी गई। और कोई भी भाषा होती है, भाषा होती क्या है, भाषा होती है अपने भावों को दूसरों के सामने रखना, यही भाषा का काम है। तो कविता भावों को व्यक्त करने में सबसे नजदीक होती है, इसीलिए किसी भी भाषा में सबसे पहले कविताएं ही लिखी जाती है। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें गद्य की शुरुआत पहले हुई। भावनाएं तर्क के पहले हमेशा आती है, इसलिए गद्य में तर्क होता है, तो इसीलिए गद्य को हमेशा कविता के बाद में लिखा जाता है। तो हिंदी कविता की शुरुआत होती है जब हिंदी भाषा की भी शुरुआत होती है। तो ये एक आप दोनों के बीच में एक संबंध है, जो आपको पहले पेपर के दोनों हिस्सों में जो एक संबंध है वो यही है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं कविता का, वही हिंदी भाषा का भी इतिहास है। तो हिंदी साहित्य की कविता की विशेषताएं हिंदी साहित्य की भाषा की विशेषताओं से बहुत मिलती जुलती हैं। ओके, और गद्य की भाषा बहुत बाद में आई। तो जो पहला पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी भाषा के जो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप बने हैं, तो कौन कौन से हिंदी में, जैसे मुख्य तौर पे हिंदी में दो भाषाएं में कविता लिखी गई, एक अवधी में और एक दूसरा भोजपुरी में। सॉरी भोजपुरी नहीं, सॉरी ये ब्रिज भाषा में। तो अवधी और ब्रिज भाषा जो है मोटे तौर पे इन्हीं दो में कविताएं लिखी गई हैं। तो अवधी भाषा की जो और कौन सी शाखाएं थी उससे मिलती जुलती पूर्वी हिंदी की, जिनमें काव्य ग्रंथ लिखे गए। और पश्चिमी हिंदी जिसका नेतृत्व किया ब्रिज भाषा ने, तो उसके आसपास की और कौन सी भाषाएं मिलती जुलती थी जिनमें साहित्य लिखा गया। तो ये मोटे मोटे जो मतलब ऐसे उसको क्या कहना चाहिए कि जो संबंध आपको स्थापित करने होंगे जिससे आपको विषय पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये लेकिन चेंजेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं, जैसे कि पेपर 1 में आप एंशिएंट में एक मैप का क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी है, उसके अलावा सिर्फ एक क्वेश्चन आपको एंशिएंट में अटेम्प्ट करना होता है। मेरा निष्कर्ष ये निकला था कि एंशिएंट में आपको इमोशनल नहीं होना, कि एंशिएंट इंडिया से इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। मैं चाहूंगा कि वो पेपर 1 की ज्यादा एनर्जी आप मेडिवल इंडिया पे लगाए, पार्ट बी जो है,
और उसमें भी आजकल यूपीएससी में जो है हिस्टोरियन, अलग अलग हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, अलग अलग हिस्ट्री के स्कूल्स होते हैं। जो पहले तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते थे 2011-12 तक, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग स्कूल ऑफ हिस्ट्री है उनके क्या व्यूज हैं उस पे जरूर जाएं हर इश्यूज के बारे में। पेपर बी में मॉडर्न हिस्ट्री में पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि दलित पॉलिटिक्स और 80s 70s के जो टॉपिक्स हैं हमारी हिस्ट्री के, उसमें भी मेंस में आ रहे हैं। तो मैप पे पूरा एफर्ट करें, मैप आपको अबव एवरेज लेके जा सकता है। और जो एक ऑप्शनल के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको आने ही चाहिए, वो एस बल्यान सर के क्लास नोट्स हैं, वो काफी इजीली कवर करते हैं। जो मिनिमम जो आपको ये इश्यूज तो पता ही होने चाहिए, उसके बाद आपके एफर्ट्स, तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। और पेपर 1 में मेडिवल पे ज्यादा एफर्ट्स लगाएं। मेडिवल में कोई भी चीज आप ना छोड़ें, क्योंकि शॉर्ट नोट में जो आप छोड़ते हैं वहीं से कवरेज ज्यादा हो रही है अभी। तो मेडिवल इंडिया आपका पेपर 1 ज्यादा स्कोर करेगा प्लस मैप, और पेपर 2 में पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी अच्छी तरह से तैयार करेगा।